नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, उत्तर प्रदेश की श्रृंखला में उसका छठा भाग आज आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूं। आज हम बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के अभिलेखागार और म्यूजियम्स के ऊपर। वैसे तो अभिलेखागारों और म्यूजियम्स की सूची आपको मिल जाएगी इंटरनेट वगैरह पे, लेकिन मैं बात करूंगा अभिलेखागार और म्यूजियम जो है वो हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं, उनका लाभ हम कैसे ले सकते हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है, शोधार्थी भी हों, रिसर्च वगैरह भी कर रहे हों और उनको अभिलेखागार और म्यूजियम वगैरह में जाना पड़ता है, तो उनको लाभ हो सकता है। वैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो उसमें भी इस विषय पर मैंने चर्चा की हुई है। तो फिलहाल आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं, लेकिन चर्चा प्रारंभ करने के पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे चैनल्स तो ऐसे लगते हैं जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री हम देख रहे हैं। यहाँ मैं आपको नोट्स के साथ देता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद जो है वो कुछ समय तक आपको याद रहेगा लेकिन फिर भूल जाता है, लेकिन परीक्षा में आपके लिए नोट्स काम आते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा नोट्स वगैरह के साथ आपसे वार्तालाप करता हूं। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, किसी भी विषय में अनुसंधान करने के लिए अभिलेखागार, जिसे हम अंग्रेजी में आर्काइव्स कहते हैं, और अनुसंधान पुस्तकालय जिसे रिसर्च लाइब्रेरीज कहते हैं, और संग्रहालय जो म्यूजियम्स हैं, वो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनमें प्राथमिक स्रोत प्राप्त होते हैं जो एक अनुसंधानकर्ता के काम की नींव होते हैं। प्राथमिक स्रोत जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी सोर्सेज। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में, जिसमें मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के ऊपर विस्तार से चर्चा की है। तो प्राइमरी सोर्सेज के आधार पर किया गया काम ही सर्वोत्तम काम होता है और वही ऑथेंटिक होता है, वही प्रामाणिक होता है। तो प्रामाणिक शोध कार्य प्राथमिक स्रोतों के आधार पर ही संभव है। देश के सबसे बड़े अभिलेखागार, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली तथा राज्य अभिलेखागारों, संग्रहालयों तथा शोध संस्थानों में प्राथमिक स्रोतों का संग्रह आपको प्राप्त होगा। यहाँ पुरावशेषों, मूल दस्तावेजों, अभिलेखों, पांडुलिपियों, पत्रों, डायरियों, तस्वीरों और अन्य सामग्रियों को संग्रहित किया जाता है। ये प्राथमिक स्रोत सटीक निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं, और जो रिसर्च लाइब्रेरीज हैं या शोध पुस्तकालय, अनुसंधान पुस्तकालय हैं, वो प्रायः अभिलेखागार के साथ मिलकर प्राथमिक स्रोत सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करते हैं। अर्थात अभिलेखागारों में पुस्तकालय भी होते हैं, जैसे राष्ट्रीय अभिलेखागार है या हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का अभिलेखागार है, क्षेत्रीय अभिलेखागार हैं। तो इनमें बड़ी अच्छी लाइब्रेरीज भी हैं, बहुत अच्छी पुस्तकों का संग्रह भी वहाँ है। तो इस प्रकार से आपको केवल ओरिजिनल जो मूल दस्तावेज ही नहीं मिलेंगे, बल्कि वहाँ पे अच्छा पुस्तकालय भी मिलेगा शोध करने के लिए। साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे जर्नल्स और समाचार पत्र, गजेटियर्स वगैरह भी मिलते हैं। तो ये सारा संग्रह जो है व्यापक और विविध ऐतिहासिक डेटा इकट्ठा करने में अनुसंधानकर्ताओं की मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं अनुसंधान में पुरालेखों और दस्तावेजों के महत्व का, जो कि हमने पहले भी आपको बताया। तो शोधार्थी अपने से पूर्व के शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की जांच पड़ताल या छानबीन अभिलेखागारों में संग्रहित दस्तावेजों के आधार पर कर सकता है। पुरावशेषों, अभिलेखीय सामग्रियों के साथ काम करने से अनुसंधानकर्ताओं को प्रामाणिक अपरिवर्तित साक्ष्य तक पहुंचने का अवसर मिलता है। ये स्रोत विश्वसनीय ऐतिहासिक व्याख्याओं का आधार बनते हैं। तो अभिलेखागार में प्रायः विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों और संस्थानों की सामग्री होती है, जो शोधकर्ताओं को ऐतिहासिक घटनाओं पर कई दृष्टिकोणों का पता लगाने का अवसर प्रदान करती है। मतलब देयर मे बी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन ए सिमिलर टॉपिक। एक ही टॉपिक पे अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है।
दूसरे शब्दों में यहाँ परिप्रेक्ष्य की विविधता का दिग्दर्शन होता है। बहुत सारा डेटा अप्रकाशित रहता है, यानी कि वो फाइलों के रूप में या सरकारी दस्तावेजों के रूप में, पांडुलिपियों के रूप में अभिलेखागारों और संग्रहालयों में सुरक्षित रहते हैं। कई अभिलेखीय दस्तावेज कभी प्रकाशित ही नहीं हुए, इसलिए वे ताज़ा अंतर्दृष्टि और अद्वितीय साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं जिनका अध्ययन पहले नहीं किया गया है। बहुत सारे पत्र हैं या बहुत सारे आधुनिक युग की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे नेशनल आर्काइव्स में अगर आप जाएं भारत में, तो उसे तो मॉडर्न हिस्ट्री का मक्का कहा जाता है। वहाँ पे आपको सारे दस्तावेज जो कि 1700 ईस्वी से लगभग लेकर के जब तक अंग्रेज यहाँ रहे तब तक का पूरा मिल जाएगा। साथ ही उसमें बाद में भी उसमें बहुत सारी चीज़ें भेजी जाती रही हैं। तो अभिलेखागारों, शोध पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों में सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण समाज के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जिससे प्राचीन सभ्यताओं, सांस्कृतिक विकास, विचारों, आंदोलनों और घटनाओं के विकास का पता संभव हो पाता है। देश के आर्थिक विकास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे पास मौजूद रहते हैं। डिप्लोमेटिक हिस्ट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं, जो बहुत सारे आंदोलन वगैरह हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह के बारे में बहुत सारी सामग्री इन अभिलेखागारों में संग्रहित है। मित्रों, संग्रहालयों, अभिलेखागारों के निर्देशकों और पुस्तकालय अध्यक्षों से शोध कार्य हेतु मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। इन स्थानों पर उपस्थित विशेषज्ञ आपको जटिल संग्रहों को नेविगेट करने, दुर्लभ सामग्रियों तक पहुंचने और अनुसंधान में ऐतिहासिक दस्तावेजों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके को समझने में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आजकल जैसा कि आप जानते हैं, सूचना क्रांति का युग है, डिजिटलाइजेशन का युग है। कई संस्थानों ने अपने संग्रह को डिजिटल कर दिया है। अब जैसे जब मैं पीएचडी कर रहा था बरसों पहले, तो मैं लाइब्रेरीज में जाता था तो कैटलॉग्स वगैरह ढूंढता था। आज बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, उनको डिजिटलाइज कर दिया गया है। एक क्लिक में हमें पता चल जाता है कि कौन सी किताब कहाँ पे है। तो इससे सामग्रियों की उपलब्धता का विस्तार होता है, विशेषकर जब भौतिक रूप से अभिलेखागार तक यात्रा करना चुनौतीपूर्ण होता है। हर आदमी के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कलकत्ता में रहते हैं या बॉम्बे में रहते हैं, आपको दिल्ली आना है, तो फिर आपको वहाँ ठहरने, खाने, रुकने वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यात्रा के लिए धन भी व्यय होगा। ऐसी स्थिति में बहुत सारी सामग्री जो है अगर डिजिटल रूप में आपको मिल जाती है, बहुत सारी सामग्री को इंटरनेट पे डाल दिया गया है डिजिटलाइज करके, तो आप घर बैठे उनको देख सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अभिलेखागार में अक्सर विशेष विषयों, क्षेत्रों, ऐतिहासिक अवधियों पर केंद्रित विशेष संग्रह होते हैं, जो विद्वानों को विशिष्ट क्षेत्रों पर लक्षित अनुसंधान करने में सक्षम बनाते हैं। उदाहरण के लिए किसी को यदि 1857 के विद्रोह पर काम करना है, तो राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार में उससे संबंधित हजारों फाइलें उपलब्ध हैं, जिनमें देख करके आप जिलेवार ये कहाँ तक जो है इस विद्रोह का विस्तार हुआ था। आगे चल के अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो 1857 के ऊपर ही बनाऊंगा। तो आप बहुत सारी सामग्री वहाँ से ले सकते हैं और आपको बहुत सारे ओरिजिनल दस्तावेज वगैरह भी मिल सकते हैं, और जो कि बहुत ही प्रामाणिक होंगे, बहुत ही ऑथेंटिक होंगे। आइए हम संग्रहालयों की बात करें। संग्रहालय अतीत की घटनाओं के ठोस प्रमाणों तथा साक्ष्यों को उपलब्ध कराकर ऐतिहासिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संग्रहालय में मूल वस्तुएं, पांडुलिपियां, कलाकृतियां इत्यादि होती हैं, जो ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करती हैं। तो ये वस्तुएं अतीत की संस्कृतियों, घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी देती हैं। संग्रहालय जलवायु नियंत्रण, पुनः स्थापना प्रयासों और कैटलॉगिंग के माध्यम से इन कलाकृतियों के संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं। यानी एक लाइन में कहें तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इन सामग्रियों को के संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं, जिससे शोधकर्ताओं को उनके मूल या अच्छी तरह से
बनाए रखा जाए। राज्यों में ऐतिहासिक सामग्रियों तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। मित्रों, संग्रहालय अक्सर कलाकृतियों को विषयों, अवधियों या भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर व्यवस्थित करता है। जैसे कोई भी विषय हो सकता है, कला हो, संस्कृति हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, या कोई भी विषय हो, पॉलिटिक्स हो, जियोग्राफी हो, तो विषयों के आधार पर, अवधियों यानी काल के अनुसार, भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर राजस्थान का है कि महाराष्ट्र का है कि साउथ का है, कहाँ का है, उसके आधार पर व्यवस्थित करता है, जिससे शोधकर्ताओं को व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ को समझने में मदद मिलती है। संग्रहालय व्यापक और व्याख्यात्मक जानकारी प्रदान करते हैं, जिसे विद्वान विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है और जो शोधकर्ताओं को विश्लेषण, विद्वत्तापूर्ण कार्य और व्याख्याएं प्रस्तुत करके मदद कर सकता है, जो आगे के अनुसंधान का मार्गदर्शन कर सकते हैं। कई संग्रहालयों में जो कर्मचारी होते हैं, जैसे क्यूरेटर, पुरालेखपाल और इतिहासकार वगैरह होते हैं, जो कुछ निश्चित कालखंड के विषयों में विशेषज्ञ होते हैं। कोई मॉडर्न हिस्ट्री का है, कोई मेडिवल का है, कोई एंशिएंट का है, या कोई और किसी विषय का है, कोई समकालीन इतिहास का है, कोई करंट इवेंट्स का है। तो ये पेशेवर लोग होते हैं और अपने संग्रह में मार्गदर्शन, अतिरिक्त संदर्भ और यहाँ तक कि अप्रकाशित अंतर्दृष्टि भी प्रदान कर सकते हैं, जो शोधकर्ताओं के लिए अमूल्य हो सकता है। संग्रहालयों में अनुसंधान पुस्तकालय भी होते हैं, जिनमें दुर्लभ पुस्तकें, पत्रिकाएं और दस्तावेज संग्रहित होते हैं, जो गहन जानकारी चाहने वाले शोधकर्ताओं के लिए एक अतिरिक्त संसाधन प्रदान करते हैं। मित्रों, संग्रहालय अक्सर पुरातत्व, मानव विज्ञान, कला, इतिहास और प्राकृतिक विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों का मिश्रण होते हैं। यह अंतः विषय दृष्टिकोण शोध, अंतः विषय इंटरडिसिप्लिनरी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो इंटरडिसिप्लिनरी जो दृष्टिकोण है वो शोधकर्ताओं को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। अभिलेखागार, पुस्तकालय व संग्रहालय नियमित रूप से कार्यक्रम, व्याख्यान और कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, जो इतिहासकारों, विद्वानों और जनता के बीच संवाद को बढ़ावा देते हैं। शोधकर्ताओं को ज्ञान साझा करने और नए दृष्टिकोण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। ये संस्थान कई शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सहयोग भी करते हैं, जिससे उनके संसाधन छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो जाते हैं। अभिलेखागार, पुस्तकालय, संग्रहालय अपने संग्रहों को डिजिटल कर रहे हैं, जिससे वे वैश्विक दर्शकों के लिए सुलभ हो रहे हैं। इससे उन शोधकर्ताओं को मदद मिलती है जो ऐतिहासिक वस्तुओं की विस्तृत छवियों, अभिलेखों और विद्वत्तापूर्ण व्याख्याओं तक पहुंचने के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकते हैं। बहुत सारे पत्रकार वगैरह हैं या टीवी कार्यक्रम करने वाले लोग हैं, अच्छे अच्छे डिजिटल प्रोग्राम लेके आते हैं, तो वो लोग भी जो है इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाते हैं। डेटा संचालित अनुसंधान जो है वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। संग्रहालय का डिजिटलीकरण उन्नत डेटा संचालित अनुसंधान की भी अनुमति देता है, जिसमें वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए 3D मॉडलिंग और उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो पहले संभव नहीं था, अब संभव हो गया है। संग्रहालय विभिन्न संस्कृतियों की कलाकृतियां रखते हैं, जिससे इतिहासकारों को विभिन्न क्षेत्रों या समय अवधि की वस्तुओं की तुलना करने की अनुमति मिलती है। यह तुलनात्मक विश्लेषण नई अंतर्दृष्टि पैदा कर सकता है और ऐतिहासिक शोध में पहले से मौजूद धारणाओं को चुनौती दे सकता है। संग्रहालयों में अक्सर ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन पर अभी तक पूरी तरह से शोध या अन्वेषण नहीं किया गया है, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको अभी पढ़ा नहीं गया, जो इतिहासकारों को अभूतपूर्व कार्य में संलग्न होने का अवसर प्रदान करता है। कम शोध वाली या भूली हुई कलाकृतियों की खोज ऐतिहासिक शोध में नए रास्ते खोल सकती है। तो मित्रों, कुछ सुझाव अपनी तरफ से आपको देना चाहूँगा जब आप इन अभिलेखागारों या संग्रहालयों में जाएं, जिनकी चर्चा आगे आपको एक पूरी सूची देंगे। अगर आप कभी वहाँ विजिट करें तो आप पहले से योजना बना के ही वहाँ जाएं, संग्रहालयों में, अभिलेखागारों में, शोध संस्थानों में, क्योंकि इन स्थानों की अक्सर विशिष्ट प्रक्रियाएं होती हैं। समय से पहले वहाँ पहुँचिए, वहाँ पास बनवाइए, कार्ड बनवाइए, और शोध सामग्री उपलब्ध कराने में थोड़ा समय लगता है। तो सुचारू शोध प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए शोधार्थियों को अपने दौरों की योजना पहले ही बना लेनी चाहिए।
टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, औपचारिकताओं को पूर्ण करके अनुसंधान सामग्री का अनुरोध करना चाहिए, अभिलेखीय सामग्रियों का संदर्भ अवश्य नोट करना चाहिए और जो अनुसंधान में प्रभावी उपयोग और उद्धरण के लिए आवश्यक है तो उनको अवश्य उन संदर्भों को नोट करना चाहिए। शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी में काम बिगड़ता है, तथा अधिक से अधिक सामग्री का अन्वेषण करना चाहिए। वहाँ पे और जो दूसरे शोधार्थी शोध करने के लिए आते हैं उनके साथ आपको इंटरेक्ट करना चाहिए, वो आपको बढ़िया क्लूज दे सकते हैं। बहुत सारे विद्वान प्रोफेसर्स वगैरह आते हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए, तो आपको सामग्री अन्वेषण में सुविधा मिलेगी। तो अधिक से अधिक सामग्री का अन्वेषण करिए, केवल एक दो पुरालेखों पर निर्भर न रहें। विभिन्न अभिलेखों में पूरक संग्रह हो सकते हैं जो किसी ऐतिहासिक घटना या अवधि का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय अभिलेखागार पे भी हम थोड़ी चर्चा कर लें। उत्तर प्रदेश में राजकीय अभिलेखागार की स्थापना 1949 में हुई थी। सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से इलाहाबाद में हुई थी इसकी स्थापना, क्योंकि पहले जो संयुक्त प्रांत था वह उसकी राजधानी इलाहाबाद ही थी। आज भी आप देखिए जो बड़े बड़े ऑफिस हैं अंग्रेजों के ज़माने के, वो सब इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, एजी ऑफिस है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का ऑफिस है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, रेलवे का मुख्यालय है, तो यूपी बोर्ड का ऑफिस है। तो बहुत सारे ऑफिस जो है आज भी इलाहाबाद में ही हैं। तो जुलाई 1973 में अभिलेखागार अपने नवनिर्मित भवन B44, इसका पता है, महानगर विस्तार लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, मंडलीय एवं जिला स्तर के कार्यालयों एवं अर्धशासकीय स्रोतों में उपलब्ध अप्रचलित अभिलेखों का स्थानांतरण एवं समुचित संरक्षण करना। तो इसका कार्य स्थानांतरित अभिलेखों का वैज्ञानिक संरक्षण करना, शोध छात्रों को सुविधा देना, शासन को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना, अभिलेखों की माइक्रो फिल्मिंग करना और इससे संबंधित सुविधाएं देना, व्यक्तिगत अधिकार से दुर्लभ पांडुलिपियां एवं प्रपत्रों को प्राप्त करना है। इस अभिलेखागार में अभिलेखों के रख रखाव, वैज्ञानिक संरक्षण एवं माइक्रो फिल्मिंग से संबंधित सभी प्रकार के आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। यहाँ मौखिक इतिहास योजना के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के संस्मरण भी टेप किए जाते हैं। उनका क्या अनुभव रहा है वो अपना अनुभव बताते हैं, जो आगे करके चल के शोधार्थियों के काम आता है। अभिलेखों के रख रखाव से संबंधित समयबद्ध प्रशिक्षण भी विभिन्न कार्यालयों के अभिलेख कक्ष में कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाता है कि कैसे वो रख रखाव करें, अभिलेखों का, पुस्तकालयों की देखभाल कैसे करें, उनकी सुरक्षा और संरक्षण कैसे करें, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इस अभिलेखागार द्वारा समय समय पर पुस्तकों और अन्य सामग्री का प्रकाशन भी किया जाता है। कुछ पैम्फलेट्स वगैरह भी छापे जाते हैं, किताबें छापे जाते हैं, बीच बीच में जर्नल्स वगैरह भी निकाले जाते हैं। तो इस अभिलेखागार में संरक्षित राजकीय अभिलेख सन 1776 से तथा व्यक्तिगत अधिकार से प्राप्त अभिलेख सन 1540 से प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत 3 क्षेत्रीय अभिलेखागार क्रमशः इलाहाबाद, वाराणसी और आगरा में तथा एक पांडुलिपि पुस्तकालय इलाहाबाद में स्थापित है। संस्कृत निदेशालय के अधीन उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार अपनी इकाइयों एवं कर्मचारियों के साथ विधिवत कार्यरत है। तो मित्रों, उत्तर प्रदेश में स्थित जो प्रमुख संग्रहालय हैं, एक छोटे से वीडियो में सबके बारे में चर्चा करना संभव नहीं है। इन संग्रहालयों के बारे में आपको इंटरनेट पर भी सामग्री मिल जाएगी। अगर आगे मौका मिलेगा तो मैं इनके ऊपर एक एक, दो दो, तीन तीन संग्रहालय लेकर के अलग से भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो राज्य संग्रहालय लखनऊ है, जो कि बनारसी बाग जो में स्थित है, जो वहाँ का चिड़ियाघर है वहाँ पे स्थित है। इसमें बहुत सारी कलाकृतियाँ रखी गई हैं, इसे आप जाके देख सकते हैं। बहुत दुर्लभ कलाकृतियाँ यहाँ पे हैं। और इसी तरह से लोक कला से संबंधित एक संग्रहालय भी लखनऊ में है, जहाँ लोक कला यानी जो आम आदमियों की कला है उससे संबंधित विभिन्न वस्तुओं को वहाँ संग्रहित किया गया है। वहाँ आप जा सकते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद में सिविल लाइंस में प्रयागराज राजकीय प्रयागराज जो है संग्रहालय है, वहाँ पे म्यूजियम है जो कि कंपनी बाग के अंदर है।
तो कंपनी बाग के अंदर उस म्यूजियम में आप जा सकते हैं, अल्फ्रेड पार्क के बगल में है, और वहाँ पे बहुत सारी सामग्री है। वो सामग्री जो है वो हम कह सकते हैं कि जो हमारे आधुनिक भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित बहुत सारी सामग्री वहाँ पे है। नेहरू परिवार से संबंधित बहुत सारी सामग्री है। इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, उनकी पिस्टल भी वहाँ पे रखी हुई है। साथ ही साथ विभिन्न ऐतिहासिक कालों की तमाम कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ वगैरह भी वहाँ हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के जो स्टोन टूल्स वगैरह हैं वो भी वहाँ संग्रहित हैं। उसके अलावा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह में मिले जो टेराकोटा जो के बर्तन वगैरह हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं, वो भी हैं। बैंगल्स हैं, और जो बीड्स वगैरह मिली हैं, मनके मिले हैं। तो बहुत सारी सामग्री वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप कभी इलाहाबाद जाएं तो वहाँ का म्यूजियम अवश्य देखें। इसी तरह से राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा है, जहाँ जैन धर्म से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। राजकीय संग्रहालय झांसी है, यहाँ भी आपको बहुत सारी जो ऐतिहासिक सामग्री देखने को मिलेगी। गोरखपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो बौद्ध धर्म के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, जैसे गोरखपुर, कुशीनगर, पिपरहवा, ये सब जो है एक स्थान आसपास में है। तो इन संग्रहालयों में आपको बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी, चाहे आप गोरखपुर के संग्रहालय में जाएं, चाहे कुशीनगर संग्रहालय में जाएं, चाहे पिपरहवा के संग्रहालय में जाएं। तो ये स्थान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित जो पर्यटन है उसके लिए भी डेवलप किए गए हैं। तो यहाँ आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। इन्हीं में कन्नौज भी है, जहाँ की राजकीय बौद्ध संग्रहालय बनाया गया है। मेरठ में आपको एक राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मिलेगा, क्योंकि मेरठ से ही जो है वो आप कह लीजिए कि स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ था। 10 मई को यहीं से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, और उससे संबंधित बहुत सारे जो दस्तावेज, फोटोग्राफ्स वगैरह सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अयोध्या में आपको राम कथा से संबंधित संग्रहालय है, जहाँ भगवान राम के जीवन से संबंधित बहुत सारी बातों का आपको पता चलेगा। यहाँ पे पुस्तकालय भी है। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर है। इसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय रामपुर में है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। साथ ही था सारनाथ जो है वो एक बौद्ध तीर्थ है। यहाँ पे एक अशोक स्तंभ भी है, यहाँ पे स्तूप वगैरह भी बने हुए हैं। सारनाथ स्तूप है, धमेक स्तूप है। तो यहाँ पे भी इन सब की चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ शुरुआती वीडियोस में, जब मैंने नगरों का वर्णन किया था कि यहाँ पे क्या क्या है। तो आप उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिसमें प्राचीन नगरों की चर्चा की थी। उसमें मैंने कुशीनगर की भी चर्चा की थी, कन्नौज की भी की थी, पिपरहवा की भी की थी, और वाराणसी, सारनाथ वगैरह की भी चर्चा की थी। इसी तरह से भारत कला भवन वाराणसी जो है बहुत ही अनूठा संग्रहालय है कलाकृतियों का, और यहाँ भी आप विभिन्न प्रकार की जो भारतीय कलाकृतियाँ हैं उनको आप देख सकते हैं, जो भारत के कलाकारों द्वारा बनाई गई हैं। ताजमहल में एक म्यूजियम है जिसमें आप मुगल काल से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं हैं, बर्तन हैं, परिधान हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, और तमाम चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इसी तरह से बांदा में बुंदेलखंड में एक म्यूजियम है। तो ये सारे म्यूजियम जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बल्कि आप देखिए, एक अंग्रेज इतिहासकार ने कहा था कि भारत जो है वो स्वयं एक अजायब घर है। यानी कि भारत जो है, भारत में इतनी विविधता है, और इन विविधताओं के कारण ही जो है अंग्रेज लोग जो है भारत को एक म्यूजियम की तरह का मानते थे। यहाँ इतनी सारी वस्तुएं हैं कि आश्चर्य। किसी ने ये कहा था कि इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ ऑल रीजन्स एंड ऑल सीजन्स। तो मेरा जो है भारत में टूरिज़्म के ऊपर कई सारे वीडियोज़ हैं। जैसे मैंने एक जो है वीडियो बनाई थी जो है कि ट्रैवलॉग्स के ऊपर, ट्रैवलॉग्स एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो उसमें इन सब बातों की चर्चा की गई है। तो मित्रों, उम्मीद है कि
ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को। केवल देखें ही नहीं, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और साथ ही साथ आप लाइक करें, अपने कमेंट्स भी करें। और अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कोई भी एग्ज़ाम जो है, खास करके यूपी पीसीएस के लिए है, तो आप निश्चित रूप से उसको क्रैक कर लेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि नोट्स के साथ वीडियो आपको बहुत कम लोग प्रोवाइड करेंगे और इसके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च करके, बहुत अच्छा शोध करके मैं आपके लिए नोट्स तैयार करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जो संभवतः 1857 की क्रांति पर होगा उत्तर प्रदेश में।